नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इसके साइंस क्लासेस पे। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो आपके लिए टोटल 60 क्वेश्चन है, जहां पे आपको 30 गो फिजिक्स है और 30 गो केमिस्ट्री है। तो आपके एग्जाम जो होने वाला है ना सर, उसमें यही क्वेश्चन का सेम टू सेम यही सब क्वेश्चन चमकने वाला है ना। देखिए, वादा तो ये है ना सर, आपके लिए मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपके एग्जाम में जो भी सवाल आएगा कम से कम 3 से 4 सवाल आपके एग्जाम में पक्का सेम टू सेम चमकेगा। ये 60 क्वेश्चन के अंदर चमकेगा तो चमकेगा। 3 से 4 क्वेश्चन वादा है तो वादा है, ठीक ना। तो आपको सबसे पहले मैं आपको पहला सवाल से मुलाकात कराता हूं, क्योंकि टाइम कम लेना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाना है, ठीक ना। क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है तैयारी करने का, बस अब आपके पास लड़ाई लड़ना है। जो आपका लड़ाई के लिए तैयारी हो चुका था वो हो चुका था, अब बस आपको सिलेक्शन के लिए लड़ाई लड़ना है। वो भी मात्र 2 घंटा का लड़ाई है। ये 2 घंटा का पेपर आपकी लड़ाई को कर देगा खत्म। बस आप पीछे हट जाइएगा या अपना कदम सिलेक्शन की ओर ले जाइएगा, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको सीधे में आपको सवाल से मुलाकात कराते हैं। पहला सवाल क्या कहता है, छोटा सा सवाल है, हल्का सवाल है, एकदम फार्मूला बेस्ड सवाल है, ठीक ना। इसको आपको कमेंट करना चाहिए, ये मुझे नहीं, ये आपको कमेंट करना चाहिए। कहता है ना, सफेद थोथा का रासायनिक सूत्र है। सफेद थोथा का रासायनिक सूत्र है क्या? तो सफेद थोथा का रासायनिक सूत्र है क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? थोड़ी सी कमेंट कर दो सर, तभी तो कहोगे कि तेरे आंखों में मेरा चेहरा दिखता है ना सर। देखिए, कहता है ना सफेद थोथा, जब नाम लेगा सफेद थोथा का नाम, तब आपके पास आना चाहिए ZnSO4 इंटू 7H2, ठीक ना। तो सफेद थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ZnSO4 इंटू कितना? 7H2। यानी ऑप्शन नंबर कितना? तो सी नंबर होगा सर, ठीक ना। अगला सवाल क्या कहता है, 2 नंबर थोड़ी सी गौर कर लेना, क्योंकि एकदम फास्ट चलेंगे हम, ठीक ना। इतना फास्ट चलेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा सर, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ आपको पता चलेगा, ठीक ना। और चैनल पे जो भी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना सर, ठीक ना। और आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक ना, कि मैंने पिछले अभी 2 वीडियो डाला हूं सर, ठीक ना। पिछले 2 वीडियो डाला हूं एग्जाम सेंटर पे क्या क्या लेकर के जाना है, वो सब क्लास एकदम जाकर कर लो। मैंने जो अभी लेटेस्ट वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया हूं ना, मैथ का क्लास अपलोड किए थे, वो सब सारे क्लासेस को देखते रहिए। कहता है ना, एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयुक्त होता है? एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयुक्त होता है? ये जवाब तो कॉमेंट बॉक्स में आपका आना चाहिए सर, ठीक ना। क्या होता है? एथिल मरकैप्टन। क्या होता है? एथिल मरकैप्टन। क्या होता है? एथिल मरकैप्टन। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? तो ए नंबर होगा। आइए, 3 नंबर सवाल कहता है ना, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ का खाने से वस्तुओं, एक सेकेंड थोड़ा सा दिखाई दे तब ना, हाँ, खाने से वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होता है। कहता है निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने के वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होता है? अच्छा, कौन सा पदार्थ है? थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। तो ये जो पदार्थ है ना, वो आपका है पोटेशियम क्लोराइड। क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी होगा। आइए, सवाल नंबर 4 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है कैल्शियम का सुपर फास्फेट किसमें प्रयोग होता है? कैल्शियम का सुपर फास्फेट किसमें प्रयोग होता है? तो कैल्शियम का सुपर फास्फेट किसमें प्रयोग होता है? तो ये जो प्रयोग होता है वो होता है उर्वरक में। किसमें? उर्वरक में। किसमें होता है? उर्वरक में। किसमें होता है? उर्वरक में। बस आपके पास अब टाइम नहीं है, बस रट लो और जाकर के एग्जाम पेपर में एग्जाम दे करके चले आओ, ठीक ना। आओ, तो कहता है कैल्शियम का सुपर फास्फेट किसमें प्रयोग होता है? तो उर्वरक में होता है। ओके, आइए 5 नंबर सवाल कहता है ना, साबुन होता है। साबुन क्या होता है? तो साबुन जो होता है सर, वो उच्च वसा अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम लवण है। साबुन होता है तो उच्च वसा अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम लवण है। साबुन होता है तो उच्च वसा अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम लवण है। बस ये आपका मात्र 2 घंटा का एग्जाम आपका पूरी सिलेक्शन की बता देगा ताकत, ठीक ना। आइए, सवाल नंबर 6 कहता है ना सर, थोड़ी सी गौर कर लेना। 6 नंबर कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों जैसा व्यवहार करता है? ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो ऑक्सीकारक
एवं अवकारक दोनों जैसा व्यवहार करता है। कहता है क्या कि निम्नलिखित में कौन, ए मोहतरमा देख नू रे भाई, ए भाई देख 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 इधर। कहता है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों जैसा व्यवहार करता है। तो ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों जैसा व्यवहार नहीं करता है, करता नहीं है, नहीं करता है। सवाल में बोला है नहीं करता है, क्या नहीं करता है। हाँ, अब सोचना ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों जैसा व्यवहार नहीं करता है। तो वो है O2। क्या है सर? वो O2। क्या है वो? O2। वो O2 जो है वो ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों जैसा व्यवहार नहीं करता है। ओके, आइए सवाल नंबर आपका 7 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना सर। ये 7 नंबर जो सवाल है ना वो आईपीएससी लेकर के सवाल है, ठीक ना। इसका आईपीएससी नेम बताना है, इसका आईपीएससी नेम बताना है, तो थोड़ी सी गौर कर लीजिएगा। इसका आईपीएससी नेम होगा, ये जो पूरा है ना, ये देखो ये जो पूरा है ना फिगर, देखो सर इसको, ये जो फिगर है ना वो पता है किसका है, तो आपका है ये आपका मिथाइल 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 एथेनॉट, ठीक ना, मिथाइल एथेनॉट, मिथाइल एथेनॉट, मिथाइल एथेनॉट, ठीक ना। अन्य ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ओके, आइए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना सवाल नंबर 8 की तरफ। कहता है किसी बिलियन के 1 लीटर में, किसी बिलियन के 1 लीटर में विद्यमान विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को कहते हैं, ग्राम अणुओं की संख्या को कहते हैं, ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या को कहते हैं क्या। कहता है किसी बिलियन के 1 लीटर में विद्यमान विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को कहते हैं मोलरता। क्या कहते हैं सर? मोलरता। क्या कहते हैं? मोलरता। क्या कहते हैं? मोलरता। किसी बिलियन के 1 लीटर में विद्यमान विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को कहते हैं मोलरता। क्या कहते हैं? मोलरता। आइएगा सवाल नंबर 9 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लीजिएगा। कहता है क्षारीय विलयन के पीएच मान होता है, क्षारीय विलयन के पीएच मान क्या है, थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। क्या हमें ये बात बताना पड़ेगा कि क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? नहीं रे भाई, अरे नहीं रे भाई, ये तुमको कमेंट करना पड़ेगा। अम्लीय का मैं बता देता हूँ, अम्लीय का पीएच मान 7 से कम आइएगा। उदासीन का पीएच मान होता है आपका कितना, 7 होता है। तो अच्छा क्षारीय का पीएच मान क्या होगा, ये तो कमेंट बॉक्स में कमेंटे कर दो। अम्लीय का 7 से कम, ये ऑप्शन नंबर 1 कट गया। अच्छा 7 के बराबर उदासीन का होता है, कट गया। 14 से अधिक, 14 से अधिक किसी का अम्लीय विलयन होता ही नहीं है, तो 9 नंबर का कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो क्या होता है। आइएगा 10 नंबर सवाल कहता है ना, थोड़ी सी गौर कर लीजिएगा। कहता है उच्च ताप पर कास्टिक सोडा एवं कास्टिक सोडा एल्यूमिनियम के साथ, उच्च ताप पर कास्टिक सोडा एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया कर देता है क्या। कहता है उच्च ताप पर कास्टिक सोडा एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया कर देता है क्या। तो थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, क्योंकि ये तो कमेंट करना बनता है सर, क्योंकि जब तक नहीं करोगे कमेंट तब तक कैसे आएगा पढ़ाई में मज़ा। हाँ क्या होगा, Na2 कहाँ गल रही, कौन गला, ए भाई रे भाई, ये तो गड़बड़ हो गया मामला। NaAlO2 ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ठीक ना। NaAlO2 ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, आइए अगला कहता है 11 नंबर, कहता है संद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, संद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल संद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कर जो पदार्थ बनाता हुआ है, क्रिया कर जो पदार्थ बनाता है वह है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, वो अम्ल राजा है। क्या सर? वो अम्ल राजा है, ठीक ना। आइए अगला सवाल क्या कहता है, 12 नंबर, थोड़ी सी गौर कर लेना। 12 नंबर कहता है ना, अनुभार में वृद्धि होने से पदार्थों की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अनुभार में वृद्धि होने से पदार्थों की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अनुभार में वृद्धि होने से पदार्थों की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अनुभार में वृद्धि होने से पदार्थों की विलेयता पर विलेयता घटती है। क्या होती है? विलेयता घटती है। विलेयता
विलेयता घटती है, विलेयता क्या होती है, घटती है। और ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, ये आपका ए होगा, ठीक ना। अनुभार में वृद्धि होने से पदार्थों की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो विलेयता घटती है। ओके, किसी प्रकार की दिक्कत आइए। सवाल नंबर 13 कहता है ना कि आपका ये है U, नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, 92 को हम लोग क्या कहेंगे, परमाणु संख्या। ये 92 को हम लोग क्या कहेंगे, परमाणु संख्या कहेंगे, ठीक ना। ये ऊपर वाला 238 को क्या कहेंगे, तो ये 238 को कहेंगे परमाणु द्रव्यमान। क्या कहेंगे, परमाणु द्रव्यमान। हमसे पूछा है न्यूट्रॉन की संख्या, जब पूछेगा न्यूट्रॉन तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देना, यानी 238 में से कितना, 92 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 12 है यहाँ पे, 13 है, 13 में से 9 गया तो कितना, 13 में से 9 गया कितना, 9 4 13 1, यानी 146 हो गया न्यूट्रॉन। अब फिर हमसे क्या बोला, प्रोटॉन। तो जो परमाणु संख्या होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन की वैल्यू आपका 92 ही रह जाएगा। अब 92 146 ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए राइट जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला सवाल कहता है 14 नंबर, क्या थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है प्लेटिनम को गर्म करने पर वह श्वेत तप्त हो जाता है। प्लेटिनम को गर्म करने पर वह श्वेत तप्त हो जाता है, यह परिवर्तन है। जब प्लेटिनम को गर्म करते हैं तो वह श्वेत तप्त हो जाता है, यह परिवर्तन है। तो यह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है, ठीक ना। कौन सी परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। ये फर्स्ट रिवीजन होगा, इतना सुपर फर्स्ट रिवीजन होगा कि ओनली फॉर सिर्फ और सिर्फ मैं ऑप्शन की चर्चा करूंगा, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, अब आपको मॉर्निंग में एग्जाम देना है। तो इसलिए लड़ाई को एकदम मजबूत करके रखना सर, और एकदम हदसना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। आपके साथ संदीप कुमार है, बस हर चीज़ को इस्तेमाल करो। तुक्का कैसे मारा जाता है इस पर मैंने वीडियो बनाया हूं, जाकर के वो वीडियो को देख लो यूट्यूब पे। ओके, कहता है प्लेटिनम को गर्म करने पर वह श्वेत तप्त हो जाता है, यह परिवर्तन है। तो ये भौतिक परिवर्तन है। किसी प्रकार की दिक्कत होती है, समस्या होती है तो मेरे को बोलो। 15 नंबर सवाल कहता है ना कि डल्टन के परमाणुवाद के अनुसार, डल्टन के परमाणुवाद के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। क्या होता है, परमाणु अविभाज्य होता है, ठीक ना। डल्टन के परमाणुवाद के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। क्या होता है सर, ये परमाणु अविभाज्य होता है, ठीक ना। डल्टन के परमाणुवाद के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो, नहीं समस्या है तो आगे 16 नंबर की तरफ बढ़ जाओ। एकदम सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह चलना है सर, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास इतना टाइम है कि आप एग्जाम पेपर जा करके दीजिए। कहता है एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए किस लवण का विद्युत अपघटन करता है। अच्छा, किस लवण का विद्युत अपघटन करते हैं। आओ, कहता है एल्युमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए किस लवण का विद्युत अपघटन करते हैं। तो एल्युमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए किस लवण का विद्युत अपघटन करते हैं। कौन सी धातु, एल्युमिनियम धातु। अरे कौन धातु, एल्युमिनियम धातु। किसका हम लोग अपघटन करते हैं, तो आपका एल्यूमिना का। किसका करते हैं, एल्यूमिना का। किसका करते हैं, एल्यूमिना का। किसका करते हैं, एल्यूमिना का। ओके, 16 नंबर सवाल हो गया कंप्लीट। आइएगा सवाल नंबर 17 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना सर। 17 नंबर सवाल कहता है ना कि आंसू गैस का सूत्र है, आंसू गैस का सूत्र है, आंसू गैस का सूत्र होता है CCl3NO2, 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 ठीक ना। तो आंसू गैस का सूत्र क्या होता है, CCl3NO2, CCl3NO2, CCl3NO2। आइए सवाल नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना 18 नंबर की तरफ। कहता है नमी की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड है, नमी की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड है, नमी की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड है क्या, एक शक्तिशाली अपचायक है। क्या है, एक शक्तिशाली अपचायक है। ओके, नमी की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड है तो एक शक्तिशाली अपचायक है। नमी की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड है तो एक शक्तिशाली अपचायक है। नमी की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड है तो एक शक्तिशाली अपचायक है। आइएगा सवाल नंबर 19 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना सर, क्योंकि 19 नंबर जो सवाल है ना वो समझने लायक है, सोचने लायक है। कहता है जिस यौगिक से आइडोफर्मा बना सकते हुआ है, जिस यौगिक से आइडोफर्मा बना सकते हुआ यौगिक है, जिस यौगिक से आइडोफर्मा बना सकते हुआ है क्या, जिस यौगिक से आइडोफर्मा बना सकते हुआ है क्या, तो मिथाइल आयोडाइड है। क्या, मिथाइल आयोडाइड है। जिस यौगिक से आइडोफर्मा बना सकते हुआ है तो मिथाइल आयोडाइड है, ठीक ना। जिस यौगिक से आइडोफर्मा बना
बना सकते हैं हुआ है तो मिथाइल आयोडाइड है। जिस यौगिक से आयोडोफर्मा बना सकते हैं हुआ है तो मिथाइल आयोडाइड है। ओके, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। आइए 20 नंबर सवाल कहता है ना, थोड़ी सी गौर कर लेना सर 20 नंबर की तरफ। कहता है निम्नलिखित में से किसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। कहता है निम्नलिखित में से किसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। अच्छा देखो, कहता है जिसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होगा। अच्छा मैंने आपको बोला है कि न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाला में से नीचे को माइनस करते हैं। ये दो में से एक को माइनस करेंगे तो एक बच जाएगा, तो इसमें न्यूट्रॉन तो हो ही गया। इसमें भी माइनस करेंगे तो दो बचेगा, एक न्यूट्रॉन बचिए, दो न्यूट्रॉन बचिए जाएगा। इसमें भी माइनस करेंगे तो दो न्यूट्रॉन बच जाएगा, लेकिन इसमें माइनस करेंगे तो एक में से एक गया, कितना बचेगा, 0। तो किसमें न्यूट्रॉन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए में न्यूट्रॉन नहीं है। आइए सवाल नंबर 21 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है कोल गैस में उपस्थित चमक पैदा करने वाला पदार्थ है। कोल गैस में उपस्थित चमक पैदा करने वाला पदार्थ है। कोल गैस में उपस्थित चमक पैदा करने वाला पदार्थ है, कौन सी पदार्थ है, थोड़ी सी गौर कर लेना सर, क्योंकि ये जो है सिलेक्शन वाली क्लास है। हाँ, C2H4 प्लस C2H2 है ना, फिर प्लस C6H6। ओके, कहता है कोल गैस में उपस्थित चमक पैदा करने वाली पदार्थ है तो C2H4, C2H2, C6H6। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बताओ। आइए अगला सवाल क्या कहता है, 22 नंबर, थोड़ी सी गौर कर लेना सर। 22 नंबर कहता है ना, एक गैस तथा क्लोरीन का प्रसरण दर का अनुपात, एक गैस तथा क्लोरीन की प्रसरण दर का अनुपात 6:5 है, 6:5 है। यदि क्लोरीन का अनुभार 71 है तो गैस का लगभग अनुभार क्या होगा। अगर क्लोरीन का भार कितना है, 71 है, तो गैस का अनुभार लगभग क्या होगा। देखिए इसका फॉर्मूला होता है Rg अब बटा कितना, CL2 बराबर √MCL, ठीक ना, MCl2 √MCl2। जब इस फार्मूला पे इसको तोड़ोगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा, आपका आ जाएगा 49। वैल्यू कितना आएगा, 49। आइए अगला सवाल का आता है 23 नंबर, थोड़ी सी गौर कर लेना सर। 23 नंबर का आता है किसी तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसकी संयोजकता होगी। अच्छा किस तत्व का परमाणु संख्या 20 होता है, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, तो कैल्शियम की संयोजकता कितना होती है, तो 2 होती है, ठीक ना। कहता है किसी तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो इसकी संयोजकता होगी, तो किसी तत्व नहीं, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है 20, तो कैल्शियम का संयोजकता कितना होगा, 2। आइए सवाल नंबर 24 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना सर। कहता है एक गैस हाइड्रोजन गैस से 1/5 गुना दर से विसरित होती है। कहता है एक गैस हाइड्रोजन गैस से 1/5 गुना दर से विसरित होती है तो गैस का अनुभार होगा। एक गैस हाइड्रोजन गैस से 1/5 गुना दर से विसरित होती है तो गैस का अनुभार होगा। तो गैस का अनुभार कितना होगा, थोड़ी सी कमेंट करना। देखो इधर यहाँ पर देख लो, इसका फार्मूला होता है R1/R2 बराबर √2/m, ठीक ना। अब देखना ये जो आपका रूट में है, ये जाएगा इधर स्क्वायर में, तो हो जाएगा R1 का स्क्वायर बट्टा कितना, ये हो जाएगा आपका कितना R2/R1। अच्छा रहने दो ना, R2 इसको R2/R1 कर दो, ठीक। तो एक कितना 1/5 है, इसका मतलब हो गया इसको डायरेक्टे कर दो, यहाँ पे R2 कर दो, यहाँ पे R1 कर दो, यहाँ पे M है। अब इसको R2/R1 तो कितना 1/5 का अनुपात हो जाएगा इक्वल टू, ये स्क्वायर में गया, ये देखिए रूट में इधर आएगा स्क्वायर में, तो दोनों पे स्क्वायर कर दो, हो जाएगा 2/m। तो ये कितना हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 2/m। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो M का वैल्यू कितना आ जाएगा 50। M का वैल्यू कितना आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50। ये क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर कितना, ए। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। सवाल नंबर कितना होगा, तो आपका 25 नंबर होगा। कौन से सवाल होगा, तो ये आपका 25 नंबर होगा। कहता है जल का आयनिक गुणनफल का मान है, जल का आयनिक गुणनफल का मान है तो 10 पे पावर कितना -14। जल का आयनिक गुणनफल का मान है तो 10 पे पावर -14, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कितना बी, 10 पे पावर -14, ऑप्शन नंबर ये आपका बी होगा, ठीक ना। आइए कहता है जल का आयनिक गुणनफल का मान है
है 10 पे पावर -14, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बताओ, और नहीं है समस्या तो 26 नंबर की तरफ बढ़ जाओ। कहता है जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है, जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो आयन बनाता है। कहता है आयन बनाता है जिस पर आवेश रहता है। कहता है जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो आयन बनाता है जिस पर आवेश रहता है कितना, तो आयन बनाता है लेकिन जिस पर आवेश जो रहता है वो +1 आवेश रहता है। कितना आवेश रहता है? +1 आवेश रहता है। कहता है जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो आयन बनाता है जिस पर आवेश रहता है कितना? +1 इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन खोएगा उतना प्लस चार्ज लेना, ठीक ना। एक इलेक्ट्रॉन खोया +1 चार्ज लेना, 2 इलेक्ट्रॉन खोता +2 चार्ज लेते, 3 इलेक्ट्रॉन खोता +3 चार्ज आंसर होता। बोला 1 इलेक्ट्रॉन तो +1 आंसर होगा। आइए सवाल नंबर 27 की तरफ बढ़ जाना सर। 27 नंबर का आता है ना, अपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात में क्या होगा? अपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात में क्या होगा? अपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात में क्या होगा? अपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात में क्या होगा? वृद्धि होगा, कमी होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। उपयुक्त में से कथन सही नहीं है, कोई कथन सही नहीं है। यानी क्या होगा आंसर? थोड़ी सी गौर कर लेना सर। हाँ, कहेगा अपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात में क्या होगा? तो कमी होगा। कहेगा अपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात में क्या होगा? तो कमी होगा। अपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात में क्या होगा? कमी होगा। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बताओ, समस्या नहीं है तो प्यार कर लो, तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, ना जाने तुम कहाँ से आ गई रे पगली। अब देखो कहता है Fe, देखो मेरे बातों पे गौर मत करना सर, आज मैं ना सीरियस मूड में हूँ, एकदम कम टाइम लूँगा और आपको 60 क्वेश्चन का कहानी खत्म कर दूंगा। कहता है FeCuSO4, FeCuSO4 ये रिएक्शन करके FeSO4 बनाया +Cu बनाया। कहता है प्रतिक्रिया का उदाहरण है। फिर जब ये होता है रिएक्शन तो फिर ये बनाता है, मतलब इससे जाता है इसमें और फिर इससे जाता है इसमें, ठीक ना। मेरी बात बुझाया कि नहीं बुझाया? देखो ये जाता है, ये जाता है, इससे जाता है इसमें, और जैसा ही रिएक्शन कर लेता है तो फिर ये वाला बदल जाता है इसमें, ठीक ना। तो ये कौन सी है प्रतिक्रिया? तो इसे हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया। कौन सी प्रतिक्रिया? प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया। अरे कौन सी प्रतिक्रिया? तो प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया। आगे गा आगे गा आगे गे आगा आगा। अगला कहता है 29 नंबर कि N2 के बंधन निर्माण में संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N2 के बंधन निर्माण में संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो ये आपका +6 है। कितना है सर? ये +6 है, ठीक ना। कितना है? +6 है। कितना है? +6 है। कितना है? +6 है। कितना है? +6 है। ओके। कहता है N2 के बंधन निर्माण में संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो +6 है। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बताओ। आइए 30 नंबर सवाल कहता है ना कि 23 ग्राम सोडियम एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है, जानित हाइड्रोजन गैस का आयन H2 पर होता है। अच्छा आयन H2 पर क्या होगा? तो H2 पर है ना, तो इसको बना दो, 11.2 लीटर आएगा, वो आपको बनाना होगा सर। इसका फार्मूला आपको पता ही होगा क्योंकि H2 मैंने बहुत सारा सवाल करवाया। ये तो सिर्फ मेरा है AB ऑप्शन टिक कराने का ये क्लास, क्योंकि अब आपका लड़ाई लड़ना है सर। अब आपका लड़ाई का तैयारी नहीं करना, अब आपको लड़ाई लड़ने जाना है। ये 2 घंटा का एग्जाम आपकी भविष्य बदल देगी, है ना। आइए अब फिजिक्स का सवाल देखते हैं। फिजिक्स में कैसे कैसे सवाल है, थोड़ी सी गौर कर लेना। चलिए फिजिक्स का पहला सवाल अब देखिए। फिजिक्स का पहला सवाल क्या कहता है? कहता है ना कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है, इसका संवेग क्या है? अब सोचना कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा कितना है? 25 जूल है। अच्छा गतिज ऊर्जा कहे तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना है? 25 जूल है। इसका मतलब कहने का मतलब 1/2 mv² बराबर 25 जूल है ना। दिया हुआ काइनेटिक एनर्जी हमें दिया हुआ 2 किलोग्राम द्रव्यमान, इसका मतलब ये m बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये 1/2 × 2, m की जगह 2 लेंगे,
और यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना 25। ये 2 से 2 गला खोपचा में ये भी स्क्वायर हो जाएगा रूट में यानी भी बराबर कितना हो जाएगा √25। √25 का मान कितना हो जाएगा 5 यानी हमारा भी का मान 5। हमसे पूछा है क्या, संवेग पूछा है। अच्छा संवेग कहे तो पी बराबर क्या होता है एम भी। अच्छा एम कितना है 2, अब भी कितना आया है 5, 5 दूनी कितना हो गया 10 यानी आंसर कितना आ गया 10 यानी ऑप्शन नंबर आपका डी। बात बुझाया कि नहीं बुझाया। हमसे पूछा था क्या, संवेग पूछा है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने कितना वेग यानी एम भी होता है, पी बराबर एम भी होता है। जहाँ पे हमको एम भी यहाँ से निकल गया क्योंकि यहाँ से एम मालूम था 2 किलोग्राम द्रव्यमान और गतिज ऊर्जा हमको 25 मालूम था, यहाँ से क्या निकल गया आपका भी, फिर यहाँ से हमने पी निकाल लिया। चलिए आइए सवाल नंबर 2 क्या कहता है, फिजिक्स का थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है एक मोटर कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। जब ब्रेक लगाते हैं तो कार 50 किलोमीटर दूर तय करके रुक जाती है। कार का मंदन क्या होगा, मतलब त्वरण क्या होगा। देखिए बोला है ना कि एक मोटर कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अच्छा वो कार का चाल क्या है, तो कार का जो इनिशियल चाल है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए तो यू बराबर कितना हो जाएगा 36 में 5/18 से गुना कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाएगा। ये कितना हो जाएगा 18 दूनी 36। इसका मतलब ये हमारा u का जो मान आया है वो कितना आया है 10 मीटर प्रति सेकेंड आया है, ठीक ना। अब थोड़ा सा गौर कर लेना। कहता है जब ब्रेक लगाते हैं तो कार 50 मीटर दूरी तय करके रुक जाती है। अच्छा कितना दूर तय करके रुक जाता है 50 मीटर। इसका मतलब s मतलब दूरी कितना हो गया 50 मीटर। हमसे क्या पूछा मंदन त्वरण। अच्छा रुक जाती है, इसका मतलब जब 50 मीटर दूरी तय करके रुक जाती है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी कितना आया 10 मीटर प्रति सेकेंड। एस का मान मालूम हो गया 50 मीटर, भी का मान मालूम हो गया। हमसे क्या पूछा ए मंदन त्वरण, तो ये फार्मूला लगा दो भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस कितना 2as। भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस कितना 2as। यहाँ से ए निकल जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा तो ए बराबर आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक ना। आइए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लीजिएगा सवाल नंबर 3 की तरफ। कहता है ना क्या पता है क्या कहता है, कहता है यदि एक सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता 2 हो तो उपयोगी लेंस की क्षमता होगी। अच्छा देखो कहता है एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हमको मालूम है। हमसे पूछा है क्या उपयोगी लेंस की क्षमता होगी, मतलब पी का मान हमसे पूछा है। बता दोगे, अरे पी का मान बता दोगे 4 डायोप्टर आएगा। ऑप्शन में कमेंट करके बता देना कि सर मुझसे बन गया था। आइए 4 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है परमाणु बम आधारित है नाभिकीय विखंडन पर है। किस पर है, नाभिकीय विखंडन पर है। परमाणु बम आधारित है किस पर, नाभिकीय विखंडन पर। अच्छा परमाणु बम आधारित है किस पे, नाभिकीय विखंडन पे। हाइड्रोजन बम सिक्का सीधा हाइड्रोजन बम आधारित है किस पे, भी कमेंट कर देना आप लोग थोड़ा सा। आइए अगला सवाल कहता है 5 नंबर हो, थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है तापमान बढ़ने के साथ अर्धचालक की विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। कहता है तापमान बढ़ने के साथ अर्धचालक की विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब तापमान बढ़ने के साथ अर्धचालक की विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमसे यही पूछा। तो विद्युत चालकता भी क्या होती है, बढ़ती है। सर क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है, ठीक ना। तो तापमान बढ़ने के साथ अर्धचालक की विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो विद्युत चालकता भी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक ना। विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो विद्युत चालकता बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। आइए सवाल नंबर 6 की तरफ गौर करिएगा। 6 नंबर कहता है 2 समांतर तारों में विपरीत दिशा में विद्युत प्रवाहित हो रही है। 2 समांतर तारों में विपरीत दिशा में विद्युत प्रवाहित हो रही है। इन दोनों के माध्यमों की निम्नलिखित प्रवाह है। अच्छा देखो यहाँ गौर कर लेना। कहता है 2 समांतर तारों में विपरीत दिशा में विद्युत प्रवाहित हो रही है। जैसे नाम में आ गया विपरीत का, एगो इधर जा रहा है तो एगो इधर आ रहा है। तार तो इस प्रकार से समांतर है, लेकिन एगो में करंट उन्हें जा रहा है तो एगो में करंट इन्हें जा रहा है। तो दोनों जब विपरीत दिशा में जा रहा है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। आइए सवाल नंबर 7 की तरफ थोड़ी सी गौर कर लीजिएगा। 7 नंबर कहता है ना
माइक्रोफोन में किस प्रकार की ऊर्जा में रूपांतर होता है? माइक्रोफोन जो है ना सर, वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। किसमें? ध्वनि को विद्युत में करता है। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतर करता है, ठीक ना। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। जैसे माइक्रोफोन हम लोग बोलते हैं तो क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होता है। तो यही बोला है कि माइक्रोफोन में किस प्रकार की ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा में क्या करता है? रूपांतर करता है। तो माइक्रोफोन जो है वो आपको ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? रूपांतर करता है। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत समस्या अगर है तो बताओ, अगर नहीं है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हिला दो मेरे शेर बहादुर, है ना। आइए सवाल नंबर 8 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लीजिएगा सर। कहता है ना, जब एक विद्युत बल्ब जिस पर 240 वोल्ट और 60 वाट की अंकित है, कहता है ना स्विच को खोलते हैं तो जनित उष्मा ऊर्जा की दर है। देखो गौर कर लेना। कहता है ना, जब एक विद्युत बल्ब जिस पर 240 वोल्ट और 60 वाट अंकित है, कहता है कि स्विच को खोलते हैं तो जनित ऊर्जा की दर होगी। तो जनित ऊर्जा की दर होगी 60 जूल। क्या होगा सर? ये 60 जूल। कैसे? कहो कैसे? देखो इधर H बराबर होता है PT। कितना होता है? PT। तो PT यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। आइए अगला सवाल कहता है ना 9 नंबर, थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है एक सवित्र की पानी में कंपित कर अनुप्रस्थ तरंगों का उत्पन्न करते हैं। पानी के कणों की कंपन की दिशा एवं तरंग संचरण की दिशा के मध्य कोण होगा 90 डिग्री। ये तो दिमाग में रख लेना। कितना डिग्री? 90 डिग्री। आइए सवाल नंबर 10 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना सर। कहता है एक वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी गई है। देखो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेगा ना तो उसका प्रतिबिंब इसका प्रतिबिंब दर्पण द्वारा बनेगा। देखो सबसे पहली बात तो ये गौर कर लेना कि अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। सिर्फ एक जगह वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा नहीं बनाता है, जब प्रतिबिंब वस्तु को रखा जाता है कहाँ पे? ध्रुव और फोकस के बीच। लेकिन यहाँ पे रखा गया है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो ऐसे केस में प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो वस्तु से वास्तविक होगा और उल्टा होगा। और रखा है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच तो उसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यानी वस्तु से बड़ा बनेगा और उल्टा तो वास्तविक होगा ही होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका ये। आइए 11 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लीजिएगा। कहता है गोलीय विपथन नहीं होता है। अच्छा कहता है गोलीय विपथन नहीं होता है किसमें? परवलयिक दर्पण में। किसमें? परवलयिक दर्पण में, क्योंकि परवलयिक दर्पण का आकार ऐसे होता है। समझे? कैसे होता है? ऐसे होता है, ठीक ना। तो कहता है गोलीय विपथन नहीं होता तो परवलयिक दर्पण में। किसमें? परवलयिक दर्पण में। किसमें? परवलयिक दर्पण में। गोलीय विपथन नहीं होता तो परवलयिक दर्पण में, ठीक ना, परवलयिक दर्पण में। आइए 12 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में जिसमें नाभिकीय संलयन नहीं होता है। कहता है निम्नलिखित में किसमें नाभिकीय संलयन नहीं होता है? तो कहता है निम्नलिखित में किसमें नाभिकीय संलयन नहीं होता? तो श्वेत वामन में नाभिकीय संलयन नहीं होता है, ठीक ना। श्वेत वामन में नाभिकीय संलयन नहीं होता है। श्वेत वामन में नाभिकीय संलयन नहीं होता है। कहता है निम्नलिखित में किसमें नाभिकीय संलयन नहीं होता है? तो श्वेत वामन में नाभिकीय संलयन नहीं होता है। आइए 13 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लीजिएगा सर। कहता है किस रंग के लिए कांच से हवा में प्रवेश कर रहे प्रकाश की क्रांति कोण अधिकतम होती है? कहता है किस रंग के लिए कांच से हवा में प्रवेश कर रहे प्रकाश का क्रांति कोण अधिकतम होता है? देखो जब पूछेगा अधिकतम और कहेगा हवा से कांच, कांच से हवा, कहेगा कांच से हवा और कहेगा अधिकतम, मार देना घपसना लाल। क्या होगा सर? ये आपका लाल। आइए 14 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लीजिएगा। कहता है ना प्लैंक के नियतांक की बीमा है, मतलब प्लैंक के नियतांक की बीमा होता है ml² T⁻⁻1, ml⁻2 ml⁻2 T⁻⁻1, ml⁻2
2t⁻⁻1। इसको ऐसे भी लिख सकता है m⁻0 नहीं, mL⁻2t⁻⁻1। ऑप्शन नंबर आपका सी। आइए 15 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लीजिएगा। कहता है किसी लोहे के छड़ का ताप कितना बढ़ाया जाए कि उसकी लंबाई 0.1% से बढ़े। कहता है कितना बढ़ाया जाए कि 0.1% से बढ़े। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। कहता है किसी लोहे के छड़ का ताप कितना बढ़ाया जाए कि उसकी लंबाई 0.1% से बढ़े। तो 100 डिग्री सेल्सियस। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। आइए अगला सवाल नंबर 16 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना सर। ये 16 नंबर सवाल है, ये 16 नंबर सवाल है। कहता है ना 16 नंबर कि रेडियो एक्टिवता पदार्थ से उत्सर्जन कण है। रेडियो एक्टिवता पदार्थ से उत्सर्जन कण है। रेडियो एक्टिवता पदार्थ से उत्सर्जन कण है तो नाभिक से उत्सर्जित अवशोषित कण, नाभिक से उत्सर्जित अवशोषित कण है ना। रेडियो एक्टिवता पदार्थ से उत्सर्जित कण है, रेडियो एक्टिवता पदार्थ से उत्सर्जित कण है तो नाभिक से उत्सर्जित आवेशित कण, नाभिक से उत्सर्जित आवेशित कण। अन्य ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी होगा। 17 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लीजिएगा। कहता है ना डायोड को बल्ब कहते हैं। अच्छा, डायोड को कहते हैं क्योंकि यह विद्युत धारा को केवल प्लेट से कैथोड की ओर बहने देता है। क्योंकि यह विद्युत धारा को केवल प्लेट से कैथोड की ओर बढ़ने देता है। क्योंकि यह केवल प्लेट से कैथोड की ओर बढ़ने देता है। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत आएगा। सवाल नंबर 18 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लीजिएगा। 18 होगा ना? हाँ, कहता है ना यदि किसी चालक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसका दोलन काल, देखो जब होगा लंबाई 4 गुना तो दोलन काल आधा कर देना 2 गुना, ठीक ना। जब लंबाई होगा 4 गुना तो दोलन काल इसका आधा 2 गुना करेंगे, ठीक। कहता है यदि किसी लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसका दोलन काल हो जाएगा 2 गुना। ओके, कहता है यदि किसी लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसका दोलन काल होगा 2 गुना। किसी प्रकार की दिक्कत? आइए सवाल नंबर 19 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है वृत्तीय गति करते पिंड की चाल तथा पथ की त्रिज्या दोनों को 3 गुना कर देने पर अभिकेंद्र बल। कहता है वृत्तीय गति करते पिंड की चाल तथा पथ की त्रिज्या दोनों को 3 गुना कर देने पर अभिकेंद्र बल क्या होगा? अभिकेंद्र बल क्या होगा? अभिकेंद्र बल क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अभिकेंद्र बल 3 गुना हो जाएगा। अभिकेंद्र बल कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। कितना गुना? 3 गुना हो जाएगा। ओके, आइए सवाल नंबर 20 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना, तभी कभी नहीं लगेगा फीस। कहता है चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है क्योंकि, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है क्योंकि, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है क्योंकि यदि काटे तो काटने वाले बिंदु की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं हो जाएगी जो संभव नहीं है। कहता है चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है क्योंकि यदि काटे तो काटने वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं हो जाएगी जो संभव नहीं है। आइए सवाल ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। अगला 21 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है यदि पिंड को F बल D दूरी से विस्थापित करता है, B दूरी से विस्थापित करता है, यदि यह विस्थापन बल की दिशा में थीटा कोण पर है तो
किया गया कार्य का विस्थापन क्या होगा, किया गया कार्य होता है, देखो इधर यहाँ पे देख लेना, W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, लेकिन हमको यहाँ पे क्या बोला, एफ एस कॉस थीटा होता है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या बोला कि एफ बल, यानी एफ यहाँ पे बल हो गया, ये एफ हो गया बल, तो W इक्वल टू एफ तो रह ही जाएगा। कह रहा है डी दूरी, ये एस हटा करके यहाँ पे डी कर दिया दूरी, और कॉस थीटा को कॉस थीटा लिख दिया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लीजिएगा। सॉरी ये 22 नंबर सवाल होगा। 22 नंबर सवाल कहता है ना, किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या करना पड़ेगा, देख लो जल्दी से जल्दी। विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, हाँ इसे क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। कहते हैं क्या, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। कहता है किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 23 की तरफ थोड़ी सी गौर करिएगा। 23 नंबर कहता है ना, डायनमो को विद्युत स्रोत भी कहा जाता है। डायनमो को विद्युत स्रोत भी कहा जाता है, किंतु अर्थात में यह उत्पन्न करने का स्रोत है। अच्छा, कहता है डायनमो को विद्युत स्रोत भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, किंतु अर्थात में यह उत्पन्न करने का स्रोत है। क्या उत्पन्न करने का स्रोत है, तो ये विद्युतीय बल्ब उत्पन्न करने का विभव बल, कौन बल, विभव बल उत्पन्न करने का एक स्रोत है, ठीक ना। आइएगा सवाल नंबर 24 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका कोटिमान होता है कितना, कोटिमान होता है 10 पे पावर 13 किलोमीटर, ठीक ना। कहता है प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका कोटिमान होता है 10 पे पावर 13, कितना होता है, 10 पे पावर 13 किलोमीटर। आइए अगला कहता है ना, क्या कहता है किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनाता है, तो दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा। ये न्यूमेरिकल है, ये इस पे बनेगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण फार्मूला पे ये बनेगा, किस पे बनेगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक ना। इसी पे बनेगा, बना देना, कमेंट बॉक्स में आंसर को कमेंट कर देना, जो कि आंसर आपका 120 आएगा। कितना आएगा, 120 आएगा। तो आपको मैंने टोटल क्वेश्चन करवा दिया हूँ सर, 25 क्वेश्चन इसमें करवाया हूँ, 5 क्वेश्चन रहने दो इसमें, और जा करके सर एग्जाम को बेहतर जाके करिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप मेरा आशीर्वाद आपके तरफ रहेगा। और सुबह में एक वीडियो जाएगा सर, जो कि 6 से 7 बजे 6 बजे वीडियो जाएगा, छोटा सा क्लिप रहेगा, आपको एक अलग मोटिवेशन वो वीडियो देगा, जो को आपके एग्जाम पेपर में उसको अप्लाई करिएगा तो एकदम 100% एकदम दिमाग जो है ना सर वो संतुलित रहेगा, और प्रत्येक क्वेश्चन पे आप एफर्ट लगा सकते हैं। उस सुबह में 6 बजे वीडियो आपको चला जाएगा। तो तब तक आप सभी को ऑल द बेस्ट। टेंशन नहीं लेना है सर, जो ट्रेन पे हैं तो ट्रेन पे रहिए, और जो हम जाइए ट्रेन से एकदम जो मौज करते, और एग्जाम सेंटर पर आराम से जाइए और एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल की क्लास में। कल मॉर्निंग वाले क्लास में 6 बजे, आपके एग्जाम से पहले 6 बजे मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा आपके पास। थैंक यू, लव यू। चैनल पे जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और 11th 12th का क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, लगभग 5 या 6 अगस्त तक में। थैंक यू, लव यू।